तो अब ये टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर अब हमें जितनी भी कंट्रीज हैं, देखो उन दिनों तो कंट्रीज नहीं होती थी जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, इटली है, इंग्लैंड है, ये स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है। उन दिनों ये कंट्रीज जिस तरीके से आज देख रहे हैं ऐसे नहीं था। उन दिनों कहा गया नो मॉडर्न स्टेटस, जैसे आज मॉडर्न स्टेटस में हम अलग अलग कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ऐसे नहीं था। पूरा पहले क्या कहा जाता था, किंगडम्स कहा जाता था, राज्य थे, और राज्य के क्या थे, अलग अलग राज्य थे, राजा अलग अलग थे, उन राज्यों को वो जो है रूल आउट कर रहे थे। सबके अपने अपने छोटे छोटे से राज्य थे और वो अपने अपने राज्य को लेकर के चला रहे थे, अपनी जनता को जो है खुशनसीब में रख रहे थे। मॉडर्न स्टेटस में जैसे आज हम पहचान लेते हैं कि भैया हाँ ये बेल्जियम है, ये स्विट्जरलैंड है, ये हॉलैंड है, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए कहा गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर उन दिनों का था और उसे आज हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रिया एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से उसमें सारे के सारे अलग अलग एम्पायर थे छोटे छोटे रूप में, और उनका ही आज जो है नाम बदल दिया गया है और उनको अलग अलग कंट्री के नाम से आज हम जानते पहचानते हैं। और भी बहुत सारे थे, जैसे इसके अंदर टायरो था, ऑस्ट्रिया था, स्टूडेंटलैंड है और बोहेमिया है। यहाँ पर कई सारी तरह की भाषाएं अलग अलग बोली जाती थी, लेकिन प्रोमिनेंट दो तरह की भाषाएं यहाँ बोली गई थी, जर्मन था और एक इटालियन थी। ये दो अलग लैंग्वेज थी जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज उन दिनों प्रोवोकिंग थी जो चल रही थी। फिर बताया गया डाइवर्सिटी इज सीन इन किंगडम ऑफ यूरोप। यूरोप में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी जा रही थी। क्यों? अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजा थे, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे, और जिनकी रीजनल डायलेक्ट्स बिल्कुल अलग अलग। डाइवर्सिटी का मतलब ही तो यही है, जैसे इंडिया भी डाइवर्स नेशन है, यहाँ पर भी अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं जो अलग अलग तरह की भाषाओं को बोलते हैं। इसी तरीके से जो ये यूरोप है, ये भी पूरा क्या है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाली कंट्रीज हैं। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक किंगडम था उसमें भी डाइवर्सिटी देखी गई, अलग अलग तरह के राजा, अलग अलग तरह के लोग जो भाषा बोलने वाले हैं, उनका रीजनल डायलेक्ट अलग है। और फिर किस तरीके से लोगों के दिमाग में आया, हाउ इन देयर माइंड केम टू बिकम नेशनलिस्ट और फ्री और लिबरल। कैसे फिर जब वो सब लोग अलग अलग थे, डाइवर्सिटी, जैसे इंडिया के बारे में अगर हम जाने तो हम लोगों ने ना 8th क्लास में पढ़ा है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, कि किस तरीके से भारत के लोगों के दिमाग में आया कि भैया हमें जो है अपने देश को आजाद कराना चाहिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से आया, क्योंकि जब दूसरे देश के लोग अंग्रेज आकर के हमारे इंडस्ट्रीज को तोड़ रहे थे, तबाह कर रहे थे, उन्होंने हमारे व्यापारों को तोड़ा। तो बिजनेस से ही सबसे ज्यादा जो है मोटिवेशन आता है कि क्यों ना हम अपने देश को नेशनलिस्ट करें, फ्री करा दें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ देखने को मिला है कि यूरोप के अंदर भी लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया कि हमें जो है नेशनलिज्म को गेन करना है। और यहीं से ही चैप्टर की असली शुरुआत भी होती है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर का नाम तो क्या था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज तो तभी होगा ना जब हम उसकी बनाने की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस को देख करके। फ्रांस की इतनी सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को देख करके लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आना शुरू हो गया कि जब एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा फ्रांस है, बेल्जियम भी उसी का हिस्सा है, स्विट्जरलैंड भी उसी का हिस्सा है, जब फ्रांस नेशनलिज्म को गेन कर सकता है, देन व्हाई वी कांट, तो हम क्यों नहीं कर सकते उस हिस्से को गेन। तो उन दिनों जो है फ्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर बताया गया दो तरह के लोग रहते थे। कौन? एक तो होते थे एरिस्टोक्रेसी और दूसरे हैं द न्यू मिडिल क्लास। दो तरह के लोग हैं, एक एरिस्टोक्रेसी है और एक है मिडिल क्लास। तो दोनों को मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ। एरिस्टोक्रेसी क्या होते हैं, अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, तो राजशाही परिवार से संबंध रखने वाले लोगों को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। जो हायर क्लास के लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स ऑफ द नोबल पर्संस होते हैं, किंग के परिवार से बिलोंग करने वाले आदमी, सारे के सारे एरिस्टोक्रेसी डेफिनेशन के अंदर काउंट किए जा सकते हैं। तो पहले हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। कहा गया रिच लैंड एरिस्टोक्रेसी। रिच लैंड का मतलब अमीर। ये पूरे ऐसे अमीर धनाढ्य आदमी थे, क्योंकि राजा है, राजा का मतलब ही क्या है भाई, राज करने वाला आदमी कोई लुंजू पुंजू तो हो नहीं सकता कि किसी खाली पीली आदमी को राजा बना दिया गया, ऐसा थोड़ा हो सकता है। राजा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दबदबे वाली बात होगी। तो रिच लैंड, इनके पास जमीन भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, ये वो लोग हैं
जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सारे के सारे उन दिनों क्या हुए, यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिवीजन। इन सबको यूनाइट करने की कवायद चल रही थी कि हम सबको एक होना है और नेशनलिज्म को जो है गेन करना है। सबके मनों में यही बात थी कि किसी तरीके से हमें अपना जो है नेशनलिज्म को गेन करना है। बताया गया रूलर्स ऑफ ऑन स्टेट, ये फ्रेंच को अक्सर बोला करते थे, और कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ये देश जो है एक दूसरे से, उन दिनों तो राज्य था, राज्य अलग अलग थे लेकिन राज्य फिर भी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे, इनमें आपस में शादियां हो जाया करती थी। शादी कैसे, जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंच में भी हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कि लुइस 16 क्या करता था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी करती थी ना, एंटी मैरी से। यस सर। तो उसका नाम था, तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी और ये फ्रांस का था। तो हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में कोई लीगल संबंध वैसे ना होकर के, लेकिन इनमें शादियां हो जाती थी। तो ये राजा एक दूसरे राज्य के, दूसरे प्रोविंसेस के, तालुके के, तबके के राजाओं को जानते थे। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ क्या थे, यूनाइटेड थे। However, numerically, they were a small group who on large space territories keep serves as labor and tenant. ये ज्यादा राजा ज्यादा नहीं थे लेकिन इनके पास ज्यादा स्पेस था, जमीन को इन्होंने बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा था। नंबर्स में ये न्यूमेरिकली अगर देखें तो कम थे, लेकिन ज्यादा इन लोगों ने इस स्पेस को जो है घेर रखा था और बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्या बना रखा था, सर्फडम्स बना रखा था, मतलब लोगों को लेबर बना करके अपने राज्य में रखते थे, गुलाम बना करके रखते थे। तो इन दिनों कौन कौन थे, दो तरह के लोग आए, एक तो एरिस्टोक्रेसी आए और दूसरा कौन थे, द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग कैसे, यही वो लोग हैं जो नेशनलिज्म को चाहते हैं, क्योंकि राजा तो चाहेगा ही नहीं, क्या राजा चाहेगा कि नेशनलिज्म हो, लेकिन मिडिल क्लास के पीपल वो हैं जिन्होंने फ्रांस से कुछ मोटिवेशन लिया कि जब वहाँ की जनता विद्रोह करके और नेशनलिज्म को गेन कर सकती है तो हम भी क्यों ना करें। तो नेशनलिज्म की आइडिया को ये आप पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर मिडिल क्लास के पीपल ही फॉलो कराने वाले हैं। मिडिल क्लास पीपल को इतना हौसला कहाँ से आया कि राजा के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। देखो, जिसकी जेब में थोड़ा सा पैसा हो ना, उसे अपना हौसला आ जाता है। अब गरीब आदमी है, उसकी बात को कौन सुनेगा और वो कहाँ आ जा सकता है। तो इसीलिए बताया गया मिडिल क्लास जो पीपल हैं उन्होंने ही इस रिवॉल्यूशन को जो है शुरू किया, क्योंकि उनकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा था। ये मिडिल क्लास पीपल इसीलिए कहलाए गए क्योंकि इंडस्ट्रीज इनके पास थी। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कॉमर्शियल क्लास होती हैं, ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्लास होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री लगेंगी तो पैसा इनकी जेब में आ रहा था। और ये वो लोग थे जो अपने बच्चों को एजुकेटेड भी करा रहे थे, मतलब एजुकेशन भी दिला रहे थे। और एजुकेशन से हमें पता चलता है कि मिडिल क्लास पीपल जो है इनके पास पैसा होने के कारण अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे थे और इन्होंने भी बुक्स वगैरह में पढ़ा कि किस तरीके से डिक्टेटर के अंदर और डेमोक्रेटिक के अंदर क्या अंतर होता है और किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने विद्रोह करके और वहाँ पर नेशनलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो इनके पीपल, इनके बच्चे भी सब क्या हो गए, अवेयर हो गए कि हाँ भाई ऐसे भी कुछ होता है, अच्छा कि अगर हम राजा के खिलाफ विद्रोह करें तो ऐसा हो सकता है कि हम इनसे चंगुल, इनके चंगुल से बच सकते हैं। और ऐसा ही होना शुरू हुआ। ग्रुप को फॉर्म करने की तो इनकी आजादी थी ही, एसोसिएशन को बनाने की आजादी इनके पास थी। धीरे धीरे दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड फॉलोइंग नेशनल यूनिटी। और उन्होंने धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू कर दिया कि हमें नेशन की यूनिटी को गेन करना है, लोगों को हमें एक साथ जोड़ना है और क्या करना है, ऑपोज द प्रिविलेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और जिन लोगों को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, जो राजा बने बैठे हैं क्योंकि उनका जन्म उस परिवार में हुआ, उनके प्रिविलेजेस को हमें अबॉलिश करना है, मतलब उनका उल्लंघन करना है, उनको खत्म कर देना है। दे डिमांड टू अबॉलिश द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और यही से उन्होंने डिमांड रखनी शुरू की कि अब हमें एरिस्टोक्रेसी को भगाना है अपने देशों से और नेशनलिज्म को एस्टेब्लिश करना है। क्लियर हो गया? यस सर।